हेलो एवरीवन, होप एवरीबॉडी इज हेल्दी एंड फाइन। सो क्लास 10th के सभी बच्चे लगे हुए होंगे अपने बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी में। तैयारी जीत की ये सीरीज हम आप सभी के लिए लेकर के आए हैं, जिसमें डिफरेंट सब्जेक्ट बोर्ड एग्जामिनेशन की क्लासेस के हम कवर करने वाले हैं, जो कि अपने अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वाले हैं, राइट। तो आज तैयारी जीत की के इसी एपिसोड में अपन डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 सोशल स्टडीज में रिलेटेड जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं अपकमिंग एग्जाम्स के लिए थ्रू आउट द चैप्टर्स। देखिए उन्हीं चैप्टर्स को कवर किया है जिसमें केवल और केवल एमसीक्यूज हमारे बनने वाले हैं। तो उन चैप्टर के एमसीक्यूज को आज अपन स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। करने का तरीका वही रहेगा, असेसमेंट की तरह अपन इसको करेंगे। अपनी कॉपी और पेन लेकर के बैठिएगा बेटा, और क्वेश्चन नंबर वाइज आप अपना आंसर साथ के साथ लिखते जाइएगा। फिर चेक करिए कि क्या वो आंसर सही है क्या गलत है, ठीक है, क्योंकि आंसर भी साथ के साथ यहां पर आपको समझाया जाएगा। ओके, लास्ट में ये देखिएगा कि आउट ऑफ 40 क्वेश्चंस और 50 क्वेश्चंस कितने आपके करेक्ट आए हैं, सो दैट आपको ये पता लगे कितना असेसमेंट, कितना आपकी तैयारी आज की डेट में हो चुकी है। सो देरी नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सो आवर क्वेश्चन नंबर 1, एज पर द सेंसस 1921। देखिए सेंसस दैट इज दी कि हम जो पॉपुलेशन का काउंटिंग करते हैं हर 10 ईयर्स में, इसको सेंसस कहते हैं। 1881 में सबसे पहले इंडिया में इसको किया गया था। तो 1921 में जो सेंसस किया गया बेटा, मिलियंस ऑफ पीपल डाइड ड्यू, किस वजह से कई मिलियन लोग मर गए थे, वो रीजन क्या था? क्या वो एपिडेमिक एंड फेमाइंस थे, क्या वो वॉर, रायट्स, या फिर नन ऑफ दीज थे? देखिए 1921 ये वो समय था बेटा, उस समय पर बहुत सारी महामारी हमारे इंडिया में फैले थे और इस वजह से एक बहुत बड़ा पोर्शन ऑफ पॉपुलेशन जो है वो मरा था। सो दैट इज व्हाई हमारा सबसे पहला आंसर दैट विल बी द ए ऑप्शन, एपिडेमिक एंड फेमाइंस, दैट विल बी द करेक्ट ऑप्शन। होप आपने भी यही ऑप्शन सजेस्ट किया होगा। ओके, मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन। What was the main reason behind महात्मा गांधी's decision to take up the खिलाफत इशू? खिलाफत इशू के बारे में हमने पढ़ा था कि भाई इस्लाम धर्म में जो खलीफा हैं उनके ऊपर कुछ कहते हैं ना क्वेश्चनिंग हुई थी, राइट। टर्की में कुछ था, एक अपना पूरा एग्रीमेंट हुआ था जिसके अंडर में जो खलीफा हैं उसको एक हार्श ट्रीटी के अंडर में कुछ पावर्स को जो है वो लिमिटेड कर दिया था, ऐसा अपन ने एक पढ़ा था। उसके अगेंस्ट में दो ब्रदर्स थे, अली ब्रदर्स, ठीक है। उन ब्रदर्स ने मिलकर के खिलाफत जो इशू था इसको रेज किया था। तो महात्मा गांधी जी की बात करें तो व्हाट वाज द मेन रीजन बिहाइंड महात्मा गांधी डिसीजन टू टेक द खिलाफत इशू? Is that to bring more unity among Hindus and Muslim, to bring more unity among Hindus and Christians, to bring more unity among Christians and Muslim, या फिर none of the above? तो ऑब्वियसली गांधी जी चाहते थे कि जो खिलाफत इशू है इसको हम एक तरीके से ऐसे ट्रीट करें कि जो भी हमारी भारत की जनता है, हिंदू और मुसलमान, वो दोनों आपस में मिलकर के इसके लिए आवाज उठाए। देखिए इंडिया को फ्री कराना था तो केवल हिंदूज या कोई एक कम्युनिटी अगर उसके लिए लड़े तो वो नहीं हो सकता था, ये गांधी जी अच्छी तरीके से समझ चुके थे। और इसी चीज के पीछे उन्होंने हिंदू और मुस्लिम के यूनिटी के लिए खिलाफत इशू को जो है वो एक सबसे सुपर मीन माना था। सो दैट इज व्हाई आवर ऑप्शन विल बी बी ए। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक हिंद स्वराज? वेरी रिपीटेड क्वेश्चन, कई बार एग्जामिनेशन में आया हुआ है। कौन है राइटर हिंद स्वराज इस किताब के? क्या वो भगत सिंह है, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, या फिर महात्मा गांधी? तो यस, द आर करेक्ट ऑप्शन विल बी महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी जी ने लिखी थी हिंद स्वराज नामक ये किताब 1909 में। Here we have our question number 4. The plantation worker were not permitted to leave the tea garden without permission as per. एक ऐसा एक्ट हुआ था बेटा जिसमें जितने भी प्लांटेशन वर्कर है, टी प्लांटेशन, कॉफी प्लांटेशन वर्कर्स जो हैं, वो विदाउट परमिशन अपनी जमीन को छोड़ करके नहीं जा सकते थे। अब वो कौन सा एक्ट था? हमारे पास 4 ऑप्शंस है। इनलैंड एमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859, इनलैंड एमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1866, 79 या फिर 1869, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? कौन सा है? यस, डेफिनेटली करेक्ट ऑप्शन विल बी दी इनलैंड एमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859। इसके अंडर में जो भी प्लांटेशन वर्कर है अगर वो कहीं पर लैंड छोड़ करके जाना चाहते हैं, विलेज छोड़ करके जाना चाहते हैं, प्लांटेशन छोड़ करके जाना चाहते हैं, तो उनको एक परमिशन लेनी रिक्वायर्ड थी। ओके, सो हियर वी हैव आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। मैनी एक्सपीडिशन सेट ऑफ इन सर्च ऑफ एल डोराडो, द फेबल्ड सिटी ऑफ। देखिए एल डोराडो से हमें बहुत कुछ याद आता है, ठीक है। तो एल डोराडो की अगर हम बात करें सो कई सारे ऐसे एक्सपेडिशंस किए गए थे। एक फेबल्ड सिटी, मानी गई सिटी है ये,
ठीक है, जहां पर ऐसा माना जाता है बहुत सारा कुछ होगा, पर वो क्या होगा? हमारी आजकल की जनरेशन बहुत अच्छे से इसका आंसर जानती है। डेफिनेटली एल्डोराडो के नाम से ही हम जान गए होंगे कि आंसर हमारा क्या रहा होगा, गोल्ड। अच्छा, एल्डोराडो के नाम से आपको क्या याद आया जरूर बताइएगा। ओके, मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री पास द कॉर्न लॉ टू रेस्ट्रिक्ट द इंपोर्ट ऑफ कॉर्न? भाई कॉर्न लॉ आया था एक, जिसमें कॉर्न को इंपोर्ट नहीं कर सकते थे एक पर्टिकुलर कंट्री में, लेकिन वो कौन सी कंट्री थी जिसने इस लॉ को इंप्लीमेंट किया था? क्या वो फ्रांस थी, क्या वो ग्रेट ब्रिटेन था, स्पेन, या फिर यूएसए? डेफिनेटली द करेक्ट आंसर इज ग्रेट ब्रिटेन, जिसमें एक समय आया था बेटा कि इंपोर्ट ऑफ कॉर्न पर इन्होंने रेस्ट्रिक्शन लगा दिया था। भाई कॉर्न इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? देखिए, जैसे अपने लिए स्टेपल फूड बेटा व्हीट एंड राइस रहता है, वैसे ही ग्रेट ब्रिटेन में एक स्टेपल फूड जो है वो कॉर्न हुआ करता था। और एक समय था जब वहां पर भी ऐसी रोक लगा दी गई थी कि एक्ट पास हुआ था कि भाई आप कॉर्न को इंपोर्ट नहीं कर सकते। वो जगह थी बेटा ग्रेट ब्रिटेन। ओके, हियर वी हैव क्वेश्चन नंबर 7, द यूएस also became a colonial power in the late 1890s by taking over some colonies earlier held by। देखिए यूएस की बात है, यूएस भी एक कॉलोनी की तरह ट्रीट हुई थी, लेकिन कब की बात है बेटा? 1890s की। बाय टेकिंग ओवर सम कॉलोनीज अर्लियर हेल्ड बाय। अब इन्होंने कौन सी कॉलोनीज की बात कर रहे हैं यहां पर? ठीक है, पहले वो कोई और चीज की कॉलोनी थी, कोई और कंट्री की कॉलोनी थी, लेकिन अब कौन सी कंट्री की बात की जा रही है? क्या वो बेल्जियम है, पोर्टुगल, स्पेन, या फिर फ्रांस? तो करेक्ट आंसर दैट विल बी दी स्पेन। यस, तो स्पेन दैट वाज द कंट्री जिसका ये बात करी जा रही है। मूविंग टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 8, रिंडरपेस्ट। रिंडरपेस्ट एक ऐसी डिजीज जो कैटल में बहुत ज्यादा फैली थी बेटा, मतलब इतने मिलियन ऑफ कैटल्स जो हैं वो समय पर मर गए थे केवल इसी डिजीज की वजह से। एपिडेमिक था ये, और ये किसके लिए एपिडेमिक था? ये कैटल्स के लिए हुआ करता था। तो कहते हैं जी, रिंडरपेस्ट अराइव्ड इन अफ्रीका in late 1880s. It was carried by infected cattle imported from Britain, Asia to feed the Italian soldiers invading dash in East Africa. So what can be the correct answer? What is it? It can be Kenya, Eritrea, या फिर एथियोपिया, या फिर सूडान। जल्दी जल्दी करेक्ट आंसर सोचेंगे और बताएंगे हमें। होप करेक्ट आंसर सबने गैस कर लिया होगा, अच्छे से चैप्टर इसको पढ़ा है तो हमें पता है कि आंसर हमारा बी रहने वाला है, दैट इज एरिट्रिया। एरिट्रिया, राइट। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट सिंबल ऑफ द न्यू एरा वॉज। अपन नए एरा की बात करते हैं, नए युग की बात करते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले किस सिंबल को, किस चिन्ह को यूज किया गया था बेटा? क्या वो कॉटन था, वुल था, सिल्वर, या फिर एल्यूमिनियम? तो बचे, इट कैन बी एल्यूमिनियम ऑल्सो। तो ना एल्यूमिनियम के बारे में एक अच्छी बात बताता हूं आपको। एल्यूमिनियम, इसको पहले व्हाइट गोल्ड के नाम से जानते थे। व्हाइट गोल्ड मतलब क्यों? क्योंकि इसको जब इसकी खोज हुई थी बेटा एल्यूमिनियम की, तो इसको एक तरीके से नॉन करोसिव नेचर का ये होता है बेटा, इतना लाइट वेट होता है, तो इसको जस्ट रेप्लिका ऑफ गोल्ड मानते थे, लेकिन इसको व्हाइट कलर का मानते थे। जैसे जैसे हमने इसकी खोज और करी और ये हमें पता लगा कि भाई ये तो बहुत ज्यादा अबंडेंस में हमें मिलता है, तो इसकी जो वैल्यू है वो भी क्या हुई, धीरे धीरे गिरती रही। और आज की डेट में अपन जो अपने यूटेंसिल्स हैं और भी कई सारी जगहें हैं, उनमें अपन एल्यूमिनियम को यूज करते भी हैं। क्या ये एल्यूमिनियम इसका आंसर हो सकता है? आपको कंफ्यूज कर सकता है ये? नहीं, लेकिन इसका करेक्ट आंसर दैट विल बी द कॉटन। देखिए इंडिया के केस में कॉटन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, हम लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन में आते हैं, राइट। इवन हमारे यहां पर कॉटन का एंड टू एंड मतलब फ्रॉम ग्रोइंग टू मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में किया जाता है। ओके, सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया ऑल्सो कॉटन। तो कॉटन वॉज एक्चुअली द सिंबल ऑफ न्यू एरा, ठीक है। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10th, दैट सेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैव अर्लियर काइंड ऑफ प्रिंट टेक्नोलॉजी। देखिए सबसे पहले अगर हम प्रिंटिंग की बात करते हैं तो कौन सी जगहों पर ये शुरुआत हुई थी? स्टार्ट हुई थी चाइना में, वो हम सभी जानते हैं, लेकिन इनमें से कौन कौन सी जगहों पर सबसे पहले प्रिंटिंग की शुरुआत हुई थी हमें जानना है। चाइना, कोरिया, जापान, या ऑल ऑफ दिस? चाइना में शुरुआत हुई थी ऐसा मानते हैं, राइट। लेकिन ये उसी समय पर कोरिया और जापान में भी ये चीज डेवलप की जा रही थी। चैप्टर हमने प्रिंट एंड कल्चर वाला पढ़ा हुआ है, हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 था, वेरी इंपॉर्टेंट। और हम जानते हैं कि भाई इसका आंसर क्या होने वाला है, आंसर ऑप्शन डी होने वाला है, दैट इज
China as well as Korea and Japan. Okay, moving towards the next question. Question number 11 asks, which of the following is the oldest Japanese book printed in 868 AD? Very very important question. काफी बार एग्जाम में पूछा भी गया बेटा, ठीक है, और क्लास में जब हमने इसके बारे में बताया था तो भी हमने बताया था कि बहुत इंपॉर्टेंट ये रहने वाला है. तो भाई 868 AD में एक जापानीज बुक थी जो काफी फेमस हुई थी, सबसे पहली प्रिंटेड बुक्स में आता है इनका नाम. तो वो कौन सी थी ओल्डेस्ट जापानीज बुक? वेदर इट वाज डायमंड सूत्रा, हर्षचरित्र, बृहस्त्र या फिर मृच्छकटिका. ठीक है, सो यस, आवर करेक्ट ऑप्शन विल बी डायमंड सूत्रा. डायमंड सूत्रा वाज दैट बुक जो कि सबसे पहले जापानीज बुक में इसका नाम आता है. ओल्डेस्ट जापानीज बुद्धिस्ट बुक ये हुआ करती थी बेटा. Here we have question number 12. At which of the following places in India first printing press was established? ये जगह काफी फेमस है इंडिया में, राइट? अब वो कौन सी जगह है? क्या वो बॉम्बे है, मद्रास, कलकत्ता या गोवा? इंडिया में प्रिंटिंग कल्चर जो आया, देखिए वो स्टार्ट हुआ था, लेकिन वो किस जगह से आया था? कौन सा वो स्टेट था जहां से प्रिंटिंग ने इंडिया में एंट्रेंस ली थी? क्या वो बॉम्बे है, मद्रास है, कलकत्ता या फिर गोवा? तो आई होप इसका आंसर हम सबको आता होगा एंड द करेक्ट आंसर इज गोवा. देख रहे हैं कितना सिंपल, कितने इजी मैनर में अपन इसको स्टडी कर रहे हैं. बेटा टेंशन बिल्कुल लेने की जरूरत नहीं है, चिंता नहीं करनी है, बिल्कुल हमें चिंतन करना है. क्या करना है हमें? चिंतन, यानी कि सोचना है और विचार करना, प्लानिंग करनी है. स्ट्रेटेजी बहुत इंपॉर्टेंट है इस समय पर. स्ट्रेटेजी देखिए, हर एक बच्चा अपनी अपनी तैयारी में लगा हुआ है, लेकिन हम अपनी तरफ से पूरी मदद कर रहे हैं, आपकी कोशिश कर रहे हैं कि चीजों को और आसान तरीके से और ज्यादा से ज्यादा चीजों को आपको कवर करके ला सकें. ठीक है, लेकिन सपोर्ट आप सबका बेटा हमें चाहिए होगा. इससे हमें और बेटर जो है कंटेंट लाने के लिए आपके लिए मोटिवेशन मिलता है. चलिए जी, मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 13. लैंड which is left uncultivated for more than 5 agricultural year is known as. एक ऐसी जमीन जिसमें 5 साल तक कोई खेती नहीं की गई, ठीक है, ऐसी जमीन को आप क्या कह सकते हैं? क्या वो कल्टीवेबल वेस्टलैंड है? यहां पर थोड़ा सा स्पेलिंग है, कल्टीवेबल वेस्टलैंड, और इट इज बैरन लैंड. बैरन तो हो गया भाई बिल्कुल ही बंजर जिसे हम बोलते हैं. पैस्चर्स, इसको केवल और केवल हम गाय भैंस चराने के लिए यूज कर सकते हैं, या फिर फैलो लैंड्स कि भाई ये वो जमीनें हैं जिनको हमेशा के लिए खाली छोड़ दिया जाता है. तो देखिए ये कुछ ऐसी जमीनें जिनको रीजनरेशन के लिए, रिप्लेनिशमेंट के लिए, नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए थोड़े समय के लिए खाली छोड़ा जाता है. तो ये है कल्टीवेबल, बट ये क्या थी? वेस्टलैंड हुआ करती थी. तो आवर करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए. सच बताइएगा, आपने भी यही सोचा था? बिल्कुल यही था. Okay, so here we have our next question, question number 14. In which of the following states black soil is predominantly found? भाई black soil मिलती तो इंडिया के कई सारी जगहों पर है, लेकिन इनमें से कौन सा ऐसी जगह है जहां पर ब्लैक सॉइल ज्यादातर आप देखने को मिल सकती है? क्या वो जम्मू कश्मीर है, क्या महाराष्ट्र, राजस्थान, झारखंड? कौन सी इनमें से रहने वाली है? आप लोगों के मन में, कईयों के मन में इसका आंसर झारखंड आ रहा होगा, पक्की बात है, राइट? लेकिन यस, इसका करेक्ट आंसर जो रहने वाला है बेटा, दैट विल बी महाराष्ट्र. महाराष्ट्र इज दैट स्टेट जहां पर हम बात करें अगर ब्लैक सॉइल की, तो बहुत ज्यादा हमें इंडिया में देखने को मिलती है. ओके, मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. हियर वी हैव क्वेश्चन नंबर 15 व्हिच सेज रियो डी जेनेरियो. रियो कन्वेंशन एंडोर्स द ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल एंड अडॉप्टेड डैश फॉर अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन द 21st सेंचुरी. सबसे पहली समिट ये हुई थी बेटा, राइट? रियो डी जेनेरियो, ब्राजील में. कई सारे बड़े बड़े देशों के जो रिप्रेजेंटेटिव्स है वो आए थे. इन्होंने विचार किया था कि भाई कैसे हमें अब वर्ल्ड को इस रिसोर्सेज का जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है उसको कैसे हमें अब बचाना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को कैसे हमें और ज्यादा इनहेंस करना है, राइट? तो क्वेश्चन हमें समझ आ चुका है. अब क्या इसमें एक साइन किया गया था? क्या वो एजेंडा 20 था, क्या वो एजेंडा 21 था, 19 था या फिर 22 था? देखिए इस पर वेरी शॉर्ट क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ सकता है कि भाई डिस्क्राइब दिस एजेंडा. कौन सा एजेंडा साइन किया गया था? तो द करेक्ट आंसर विल बी एजेंडा 21 बेटा जी. ओके, क्वेश्चन नंबर 16 which says which of the following categories of forest
एंड वेस्टलैंड बिलोंग्स टू गवर्नमेंट, प्राइवेट, इंडिविजुअल्स, कम्युनिटी। कौन से ऐसे फॉरेस्ट है जो इसमें लिए जाते हैं बेटा जी, जो प्राइवेट, इंडिविजुअल्स, कम्युनिटीज में आते हैं? क्या वो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है, क्या वो रिजर्व्ड फॉरेस्ट है, अनक्लास या फिर ओपन फॉरेस्ट? टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट पढ़े थे अपन ने ज्योग्राफी में, हमारे चैप्टर था बेटा जी ये। तो इसका आंसर हमारा रह क्या सकता है, अनक्लास फॉरेस्ट। ठीक है, दीज आर दी अनक्लास फॉरेस्ट। ओके, मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। द बुक्सा टाइगर रिजर्व इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? ये जो बुक्सा टाइगर रिजर्व है बेटा जी, ये कहां पर है? क्या ये वेस्ट बंगाल में है, मध्य प्रदेश, राजस्थान या फिर गोवा? ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी एग्जाम में काफी बार पूछा जा चुका है आपसे। तो करेक्ट आंसर कहां क्या है? बुक्सा टाइगर रिजर्व की बात की जाती है तो बताइए वेस्ट बंगाल में इंडिया के जो है वो सिचुएटेड है। ओके, याद रहेगा हमें। हियर वी हैव क्वेश्चन नंबर 18, द कंट्रीब्यूशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग टू द जीडीपी ऑफ सम ईस्ट एशियन इकोनॉमीज इज। अपन बात करें मैन्युफैक्चरिंग की। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या होता है? हम सेकेंडरी सेक्टर की बात करें, राइट? तो सेकेंडरी सेक्टर की बात करें तो ईस्ट एशियन कंट्रीज में इसका कंट्रीब्यूशन कितना रहता है? क्या ये 25 to 35% है, 5 to 10%, और वेदर इट इज 5 to 15% या फिर अबव 50% इसका आंसर रहने वाला है। तो बेटा इसका करेक्ट आंसर है दैट इज 25 to 35% है, जो कि कंट्रीब्यूशन रहता है सेकेंडरी इंडस्ट्रीज का ओवरऑल जीडीपी में। ओके, हियर वी हैव क्वेश्चन नंबर 19, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर कनेक्टिंग सिलचर इन डैश एंड पोरबंदर इन गुजरात आर पार्ट ऑफ द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हाईवे। वेरी इंपॉर्टेंट हाईवेज बेटा ये कनेक्ट होते हैं। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल की फॉर्म में अगर आप इंडिया की मैप में इसको देखोगे तो ये बात की जा रही है सिलचर। अभी सिलचर कहां पर है ये आपसे पूछा गया। क्या ये असम में है, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर या फिर सिक्किम? अगर आप इसको मैप पर लोकेट करेंगे तो कुछ इस तरीके का क्वाड्रिलेटरल ये बनता है। ठीक है, और ये कुछ इंपॉर्टेंट जो स्टेट्स हैं हमारी कंट्री के, उनको ये कनेक्ट करता है बेटा। ये क्वाड्रिलेटरल की फॉर्म में है। ठीक है, इसलिए इसको गोल्डन क्वाड्रिलेटरल कहा जाता है। बात की जा रही है कि सिलचर जो है, ठीक है, ये कहां पर है? तो बेटा जी असम से इसको ये कनेक्ट करता है। करेक्ट आंसर विल बी दी असम, दैट इज आंसर ए। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, द हिस्टोरिकल शेर शाह सूरी मार्ग इज कॉल्ड नेशनल हाईवे नंबर 1 बिटवीन दिल्ली एंड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, शेर शाह सूरी मार्ग जो है ये दिल्ली से किसी एक और इंपॉर्टेंट जगह को कनेक्ट करता है। अब वो इंपॉर्टेंट जगह कौन सी है उसके बारे में हमें बताना है। हमारे पास ऑप्शंस है, क्या वो जलंधर है, चंडीगढ़ है, लुधियाना या फिर अमृतसर? देखिए, शेर शाह सूरी मार्ग, इसको ही हम NH1 के नाम से भी जानते हैं बेटा। ठीक है, NH1। ठीक है, NH1 कह लो, शेर शाह सूरी मार्ग कह लो। ठीक है, ये दोनों ही एक ही बात है। तो NH1 शेर शाह सूरी मार्ग, दिल्ली, और कौन सी एक और जगह है जिसको कनेक्ट करता है? सो आवर करेक्ट आंसर विल बी अमृतसर। अमृतसर इज दैट स्टेट बेटा जिसको कनेक्ट करता है शेर शाह सूरी मार्ग। ओके, हियर वी हैव क्वेश्चन नंबर 21। होप आप सब अच्छे से इसको लिख रहे होंगे आंसर्स को अपने। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है, डिस्ट्रिक्ट रोड्स कनेक्ट द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स विद अदर प्लेसेस इन द डिस्ट्रिक्ट। दीज रोड्स आर मेंटेन्ड बाय। जो डिस्ट्रिक्ट रोड्स है बेसिकली वो किसके द्वारा मेंटेन की जाती है? क्या वो जिला परिषद के द्वारा मेंटेन की जाती है, या फिर स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, या फिर विलेज पंचायत? तो जब बात की जाती है बेटा डिस्ट्रिक्ट रोड्स की, तो इसको कनेक्ट किया जाता है या फिर मेंटेन किया जाता है किसके द्वारा? जिला परिषद के द्वारा। होप याद रहेगा आप सबको। क्वेश्चन नंबर 22 सेज, अब बात की जा रही है बेटा जी पावर शेयरिंग वाले चैप्टर की, सिविक्स की बात आ गई है, पॉलिटिकल साइंस की। सो इन बेल्जियम आउट ऑफ द टोटल पॉपुलेशन 59% लिव इन फ्लेमिश रीजन एंड स्पीक डैश लैंग्वेज। जो 59% लोग थे फ्लेमिश रीजन में रहने वाले, वो कौन सी लैंग्वेज बोलते थे? ठीक है, क्या वो डच बोलते थे, फ्रेंच, इंग्लिश या फिर जर्मन? तो हम सभी को पता है इसका आंसर, अगर मैं थोड़ा सा अच्छे से इस चैप्टर को पढ़ा होगा, कि भाई फ्लेमिश पीपल जो थे वो डच लैंग्वेज बोला करते थे। ओके, हियर वी हैव क्वेश्चन नंबर 23। In Belgium, there were tension between the Dutch-speaking and Dash-speaking communities during the 1950s and 1960s. डच तो था ही, लेकिन दूसरे कौन सी कम्युनिटी थी जिसके जो है वो आपस में इनके क्या था, एक टेंशन का माहौल रहता था? क्या वो जर्मन स्पीकिंग थे, फ्रेंच, इंग्लिश या फिर रशियन? सो आवर करेक्ट ऑप्शन दैट इज द फ्रेंच पीपल, राइट? मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 24, मोस्ट ऑफ द सिन्हाला स्पीकिंग पीपल ऑफ श्रीलंका आर।
सिन्हाला कम्युनिटी की बात की गई थी बेटा जी, है ना। एक एक्ट पास हुआ था जिसमें सिन्हाला जो है लैंग्वेज को एक ऑफिशियल लैंग्वेज ही बना गया था हमारे श्रीलंका का, राइट। तो उसी सिन्हाला की बात की जा रही है। पूछ रहा है मोस्ट ऑफ द सिन्हाला स्पीकिंग पीपल ऑफ श्रीलंका आर, वो क्या क्रिश्चियंस हैं, हिंदूज हैं, बुद्धिस्ट हैं, या फिर ये मुस्लिम्स हुआ करते हैं। तो बेटा ज्यादातर जो ये लोग हैं सिन्हाला कम्युनिटी के, ये एक्चुअली में बुद्धिस्ट हुआ करते हैं। इसलिए बुद्ध धर्म को जो रिलीजन है उसको नेशनल रिलीजन भी घोषित किया गया था उस एक्ट के तहत श्रीलंका में, राइट। हियर वी हैव क्वेश्चन नंबर 25। श्रीलंका इमर्ज्ड एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री इन, इंडिया का इंडिपेंडेंस तो 1947 में हुआ था, सभी को पता है, राइट। और श्रीलंका अगर इसके इंडिपेंडेंस की बात करें तो वो कौन से ईयर में हुआ था? क्या वो ईयर 1948 था, 47, 49 या फिर ईयर 1958? तो देखिए याद करने का बड़ा सिंपल सा तरीका, अगर अपन बात करें इंडिया के मैप की तो आप छोटा सा पार्ट यहां पर देखते हैं। इंडिया के मैप में ही छोटा सा आपको यहां पर दिखाई देगा क्या, श्रीलंका। सपोज कीजिए ये इंडिया का मैप है, तो यहीं पर हम एक श्रीलंका का छोटा सा कनेक्शन देखते हैं, राइट। तो अगर इंडिया फ्री हुआ था 1947 में, तो हम एक स्टेप और आगे चलते हैं तो किसका इंडिपेंडेंस आ जाता है? श्रीलंका का आ जाता है बेटा, राइट। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी 1948। याद रहेगा ये। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, हियर वी हैव क्वेश्चन नंबर 26। Which of the following does not have a federal system of government? इनमें से कौन सा फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट नहीं है? ठीक है, क्या वो इंडिया है, यूएसए है, रशिया है, नन ऑफ द अबव? देखिए फेडरल सिस्टम की बात की जा रही है, सारी ही कंट्रीज में फेडरल सिस्टम है, लेकिन कौन सी ऐसी कंट्री है जिसमें नहीं है? तो भैया इसमें तो वो कोई भी ऑप्शन नहीं है। दैट मीन्स आवर करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम दिस विल बी नन ऑफ द अबव। फेडरल सिस्टम जिसमें हम लेवल वाइज गवर्नमेंट को देखते थे, एक सेंट्रल लेवल गवर्नमेंट होती थी, राइट, यूनियन लेवल पर जैसे हम कहते हैं, स्टेट लेवल पर होती थी, और इंडिया में तो एक और लेवल है, दैट इज द लोकल गवर्नेंस के नाम से अपन जानते हैं इसको, राइट। चलिए जी, मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन? अगर आपने इस चैप्टर को फेडरेशन वाले को अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि होल्डिंग टुगेदर एक फॉर्म ऑफ गवर्नेंस है। तो कौन सी उसमें आती है, कौन से फेडरेशन का एग्जांपल ये है? इंडिया है, यूएसए, स्विट्जरलैंड या फिर नन ऑफ द अबव? तो इसका बहुत सिंपल सा आंसर है, होल्डिंग टुगेदर की बात करी जाती है, तो इंडिया इज द करेक्ट ऑप्शन। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 28, इज द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ कमिंग टुगेदर? जैसे क्या आया, होल्डिंग टुगेदर, तो नाम किसका आया, इंडिया का। अब बात की जा रही है बेटा कमिंग टुगेदर की। इस तरीके की फेडरेशन कौन सी कंट्री में देखी जाती है? क्या वो स्पेन है, बेल्जियम, यूएसए या फिर ऑल ऑफ द अबव? तो बेटा जी करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस विल बी ऑप्शन सी, दैट इज यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की कई सारे स्टेट्स को यूनाइट करके एक स्टेट बना जिसे बुलाया जाता है यूएसए, राइट। तो दिस इज द कमिंग टुगेदर। हियर वी हैव क्वेश्चन नंबर 29, पैट्रियर्चल सोसाइटी मींस, पैट्रियर्चल जिसे हम कहते हैं, राइट, वो कौन सी सोसाइटी होती है बेटा? क्या वो सोसाइटी डोमिनेटेड बाय मेन है या फिर सोसाइटी डोमिनेटेड बाय वुमेन है? अ सोसाइटी वेयर देयर इज इक्वालिटी बिटवीन मैन एंड वुमेन या फिर नन ऑफ द अबव? तो जब बात की जाती है पैट्रियर्चल, ठीक है, तो अपने को अच्छे से याद रहेगा कि सोसाइटी डोमिनेटेड बाय मैन, ये जो सोसाइटी है जिसे मैन डोमिनेट करता है, बस वही कहलाती है क्या, पैट्रियर्चल सोसाइटी भी। ओके, मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, द लिटरेसी रेट अमंग वुमेन इन इंडिया इज। अगर अपन इंडिया की बात करते हैं बेटा तो वुमेन की लिटरेसी रेट बहुत कम है, लेकिन कितना परसेंटेज है? अगर हम इसको डेटा को उठा करके रेफर करते हैं तो हमें पता लगता है कि इंडिया की जो लिटरेसी रेट है फॉर वुमेन दैट इज ओनली एंड ओनली 54%। ओके, तो 54% दैट विल बी आवर करेक्ट ऑप्शन। ओके, moving towards next question, question number 31, dash is a group of people who come together to contest elections and hold power in the government। कौन सा ऐसा ग्रुप है जो बेसिकली एक साथ आते हैं, इलेक्शंस कंडक्ट करते हैं और पावर को होल्ड करते हैं इन गवर्नमेंट? तो क्या वो प्रेशर ग्रुप है, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं या फिर बिजनेस लॉबी है? तो करेक्ट आंसर फॉर दिस विल बी द आंसर नंबर बी, दैट इज पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिकल पार्टी का काम क्या है भाई? आपके जितने भी थॉट्स हैं, जो आपकी ओपिनियंस है, उनको एक शेप देना, कॉन्टेस्ट करना इलेक्शंस को, साथ ही साथ जो गवर्नेंस है उसको क्रिएट करना, राइट। क्वेश्चन नंबर 32 सेज a government is expected to base its policies on the line taken by the dash।
जब बात की जाती है बेटा गवर्नमेंट की, तो जो भी पॉलिसीज बनाई जाती हैं वो किस में लाइनअप करके की जाती है? क्या वो ऑपोजिशन पार्टी है, रूलिंग पार्टी, प्रेसिडेंट या फिर पार्लियामेंट? तो जब भी बात की जाती है गवर्नमेंट इज एक्सपेक्टेड टू बेस द पॉलिसी ऑन दैट लाइन टेकन बाय, तो यहां पर आता है आंसर हमारा क्या? रूलिंग पार्टी। ओके, हियर वी हैव क्वेश्चन नंबर 33 व्हिच सेज एग्रीकल्चर, डेयरी, फिशिंग एंड फॉरेस्ट्री आर एग्जांपल्स ऑफ विच काइंड ऑफ सेक्टर? टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी या फिर नन ऑफ द अबव? तो एग्रीकल्चर की बात की जा रही है बेटा, ठीक है, फिशिंग की बात की जा रही है, डेयरी की बात की जा रही है, फॉरेस्ट्री की। तो ये सब ऐसी चीजें जो कि रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, और हमें पता है कि जो भी ऐसे सेक्टर की बात की जाए जो रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है, दैट विल बी दी प्राइमरी सेक्टर। तो आवर करेक्ट ऑप्शन विल बी सी, दैट इज प्राइमरी सेक्टर। हियर वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following comes under a tertiary sector? Tertiary sector सर्विस प्रोवाइडर के नाम से भी जानते हैं जिसको अपन। तो इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि टर्शरी सेक्टर में आता है? क्या वो ट्रांसपोर्ट है, कम्युनिकेशन है, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, और नन ऑफ द अबव? तो देखिए, ट्रांसपोर्ट कह लो, कम्युनिकेशन कह लो, वेयर हाउसिंग, इंश्योरेंस, बैंकिंग, ये सारी चीजें किसमें आती है? टर्शरी सेक्टर में। क्यों? क्योंकि ये मदद करती हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर की बिजनेस को और ज्यादा फ्लरिश करने के लिए, राइट? So our option will be option number C. Here we have question number 35 which says in India dash issues currency notes on the behalf of the central government. देखिए authorized कौन है? That is the apex institution of India who is authorized to publish, to print currency notes for India. Now we have few options. One is the Reserve Bank of India, second Ministry of Finance, C Finance Commission, or it is the none of the above. So if we talk about 35th क्वेश्चन जो कि बात कर रहा है इशू करेंसी नोट्स की, तो हमारा आंसर बिल्कुल सही होना चाहिए, दैट इज द आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, राइट? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसके और भी बहुत सारे काम है, केवल नोट छापना नहीं होता बेटा, ठीक है? इसको हम आने वाली कई सारी क्लासेस में पढ़ने वाले हैं कि आरबीआई का रोल कैसे कैसे इंपॉर्टेंट है और क्या क्या फंक्शंस आरबीआई जो है वो परफॉर्म करता है। Here we have question number 26. Banks in India these days hold about dash of their deposits as cash. भाई ओवरऑल जितना भी डिपॉजिट्स है उसका कुछ परसेंटेज बैंक अपने पास में कैश में रखता है। वो कितना परसेंट है? क्या वो 25 है, 20 है, 15 या फिर जैसे 5% भी बोल सकते हो आप। तो कौन सा ऑप्शन एक करेक्ट ऑप्शन कह सकते हैं? पर द करेक्ट ऑप्शन विल बी द सी ऑप्शन, दैट इज 15% आउट ऑफ द टोटल डिपॉजिट्स बैंक अपने पास में रिजर्व रखता है, ठीक है? कोई भी कैश क्रंच है, कैश की नीड है, तो इसमें से उस कैश को यूटिलाइज किया जाता है। हियर वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, सब इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है बेटा जी। क्वेश्चन नंबर 37 सेज डैश प्रोवाइड्स द एडवांटेज ऑफ बीइंग अ चीप मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन। भाई कौन सी ऐसी जगह है जहां पर चीप मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन के नाम से अपन इसको जान सकते हैं? बहुत चीजें सस्ती मिलती हैं वहां पर, ठीक है? और इंडिया में काफी बिजनेस वहां से आता भी है। कई सारे प्रोडक्ट्स अपन जो यूज करते हैं इस स्पेशल जगह से अपन यूज भी करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग सस्ती है वहां पर। क्यों सस्ती है? क्योंकि वहां पर मैन्युफैक्चरिंग जो लेबर वगैरह है, जो ये सब चीजें हैं, वो बहुत कम है बेटा। रॉ मटेरियल की कॉस्ट बहुत कम है, इसलिए वहां पर मैन्युफैक्चरिंग बहुत कम होती है कॉस्ट, राइट? और एक ऐसी कंट्री की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है, जहां से मेजरली इंडिया भी काफी सारे जो गुड्स हैं उनको इंपोर्ट करता है। सो विच कैन बी दैट कंट्री जिसके बारे में बात की जा रही है? दैट इज चाइना। यस, द करेक्ट आंसर इज चाइना, ए ऑप्शन। हियर वी हैव क्वेश्चन नंबर 38, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिपीटेडली एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है? ध्यान से सुनिए बेटा क्वेश्चन को। कारगिल फूड्स, कारगिल फूड्स के बारे में आपने पढ़ा था चैप्टर जब अपन ने पढ़ा है इसके बारे में। सो कारगिल फूड्स अ वेरी लार्ज डैश एमएनसी। कहां की एमएनसी है भाई ये? क्या ये डच, फ्रेंच, ब्रिटिश या फिर अमेरिकन? कहां की एमएनसी है कारगिल फूड? उसके बारे में आपसे पूछता है। इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एडिबल ऑयल इन इंडिया। आज के डेट में कई सारे एडिबल ऑयल्स हैं इंडिया में जो कि वास्तविकता में प्रोड्यूस किए जाते हैं किसके द्वारा? कारगिल फूड कॉर्पोरेशन के द्वारा। सो कहां की है ये कारगिल फूड एक्चुअली में? सो आवर करेक्ट ऑप्शन विल बी अमेरिकन। यस, कारगिल फूड नाम सुनने में लग रहा है इंडिया, लेकिन एक्चुअली में ये क्या है? एक अमेरिकन एमएनसी है बेटा जी, ओके? हियर वी हैव क्वेश्चन नंबर 39, फोर्ड। यस, डेफिनेटली फोर्ड की बात की जा रही है। कई सारे बच्चों की कई सारी फेवरेट कार्स इसी कंपनी की आती हैं। सो फोर्ड मोटर्स केम टू इंडिया इन डैश। कब आई थी फोर्ड मोटर्स इंडिया में? अभी तो जो इसका प्रोडक्शन है वो रोल बैक हो चुका है इंडिया से,
लेकिन यस दे आर समहाउ प्लानिंग टू रिप्रोड्यूस रीजनरेट देयर फोर्ड मोटर्स देयर मैन्युफैक्चरिंग अगेन स्टार्टिंग देन इंडिया, राइट। सो फोर्ड मोटर्स की बात कर रहे हैं तो कौन से ईयर में इंडिया में आई थी भाई, ठीक है। एंड स्पेंड 1700 करोड़ टू सेटअप अ लार्ज प्लांट नियर चेन्नई, और चेन्नई में इन्होंने अपना प्लांट सेटअप किया था। क्या वो 95 था ईयर या फिर 1999 था? मुझे लगता है शायद 1990 भी हो सकता है या फिर 1998। देखिए वेरी कंफ्यूजिंग ऑप्शन दीज आर, राइट। तो अगर कंसेप्ट क्लियर होंगे तभी आप इसका आंसर दे पाओगे। सो करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस विल बी year 1995. Yes, that was the year when Ford came to India. Okay, so here we have come to our last question for the day. होप अभी तक आपका स्कोर काफी अच्छा चल रहा होगा जी, ठीक है। साथ के साथ आंसर चेक भी करते जाइएगा, और जो भी जितना भी स्कोर है बिल्कुल कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा अपने नंबर, भाई कितने कितने नंबर आपके आए हैं। ओके, तभी तो पता लगे भाई कैसी तैयारी आपकी चल रही है। सो द कॉस्ट ऑफ डैश हैज फॉलन, किस चीज का कॉस्ट अब काफी कम हो चुका है। पहले जब इंट्रोड्यूस हुआ था ये सर्विस तो कॉस्ट इसकी बहुत ज्यादा थी बेटा, बिलीव मी, लेकिन अब इसकी कॉस्ट काफी हद तक कम की जा चुकी है। दिस हैज इनेबल्ड मच ग्रेटर वॉल्यूम ऑफ गुड्स बीइंग ट्रांसपोर्टेड बाय डैश। क्या ये रोड ट्रांसपोर्ट है? देखिए रोड ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट तो पहले जितनी थी अब थोड़ी सी बढ़ी ही है, डेफिनेटली पेट्रोल डीजल वगैरह सब महंगा हुआ है, टोल भी महंगे हुए हैं, तो रोड ट्रांसपोर्ट कैन नॉट बी द करेक्ट ऑप्शन। क्या ये एयर ट्रांसपोर्ट हो सकता है? बात करेंगे इसके बारे में। रेलवेज कैन नॉट बी अ करेक्ट ऑप्शन एंड नन ऑफ द अबव। यस, सो हियर द आंसर विल बी एयर ट्रांसपोर्ट। देखिए एयर ट्रांसपोर्ट जब इंट्रोड्यूस किया गया था उस समय पर इसकी कॉस्टिंग बहुत हाई थी बेटा। ट्रैवलिंग करना, ठीक है, कार्गो शिप जो है वो लेकर के जाना, माल को एक जगह से दूसरी जगह पर एयरवेज के थ्रू पहुंचाना बहुत महंगा हुआ करता था बेटा। लेकिन धीरे धीरे करके इसकी कॉस्ट पर, इफेक्टिवनेस पर काम किया गया, जिसकी वजह से आज की डेट में जो एयरवेज है ये सबसे काफी कम जो है वो कॉस्ट जो है इसकी आ चुकी है, राइट। सो होप आप सभी ने काफी अच्छा स्कोर किया होगा आउट ऑफ 40 क्वेश्चंस, ठीक है। ऐसे ही और भी एमसीक्यूज, फिल इन द ब्लैंक्स, वेरी शॉर्ट एसे टाइप क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में जरूर आने वाले बेटा, अक्रॉस द होल चैप्टर्स, ठीक है। जो भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उनको हम आगे की क्लासेस में डिस्कस करते रहेंगे। सो बने रहेंगे हमारे साथ, लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट करिएगा कि कौन सा वीडियो का सबसे बढ़िया क्वेश्चन आपको लगा। ओके, थैंक यू सो मच।